अरे राधा कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस मैथमेटिक्स की क्लास का जो टॉपिक रहेगा, टॉपिक वही रहेगा प्लस वन एंड प्लस टू मैथमेटिक्स। जो लास्ट क्लास में कुछ चीजें छूट गई थी वो आज की इस क्लास में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज की इस क्लास को शुरू करेंगे। अलग पेज के ऊपर ही लिखिएगा ताकि बाद में जो आपको रिवीजन करने को आसानी रहेगी। मैं शुरुआत करूंगा आपकी फॉर्मूला से। मैं शुरुआत करूंगा डेरिवेटिव फॉर्मूला से। मैं इंटीग्रेशन के ऊपर जाऊंगा। उसके बाद थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज आपको बताऊंगा रिगार्डिंग सेट, नंबर ऑफ सेट, पावर सेट, ठीक है, प्रॉपर सेट, इम्प्रॉपर सबसेट। इस तरीके के कुछ और क्वेश्चन बताऊंगा, नंबर ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट। ये वो क्वेश्चन है जो टेट एग्जाम में पूछे गए हैं। हालांकि कोई 3 साल में एक बार पूछा गया है, 3 पेपर में एक बार पूछा गया, कोई 3 पेपर में 2 बार पूछा गया है। फिर भी पढ़ना बेहद जरूरी है क्योंकि हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। और ये सारी चीजें जो है प्लस वन मैथमेटिक्स और कुछ चीजें जो है प्लस टू मैथमेटिक्स को बिलोंग करती है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा फॉर्मूलाज की जो आपको आने चाहिए। हो सकता है कई एस्पिरेंट्स को आते हो सकता है कई एस्पिरेंट्स को वैल्यूज पता ना हो। तो लिखिएगा बड़े ध्यान से। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा लॉग से। लॉग वन की वैल्यू कितनी होती है? आप सभी जानते हैं, इट इज जीरो होती है। क्या होती है? जीरो होती है। याद रखना, इन केस का भी आपने हमेशा ये एक बात नोटिस की होगी, यहाँ पर लॉग के नीचे भी कोई वैल्यू लगती है। कई बार लॉग ए लिखा जाता है, कई बार लॉग टू द बेस एक्सपोनेंशियल लिखा जाता है। कभी अगर आपको एग्जामिनर इस तरीके से बोले लॉग ए टू द बेस में कुछ नहीं है, अंडर, एक बात ध्यान से सुन लेना, कभी भी लॉग की वैल्यू जब लिखी जाती है अगर उसके यहाँ बेस में कोई वैल्यू ना लगाई जाए तो वो अंडरस्टूड होता है कि एक्सपोनेंशियल होगा। हम जनरली इसको पढ़ते नहीं है। अगर किसी पॉइंट पर स्पेसिफिकली आपसे लॉग ए की वैल्यू पूछी जाए तो ये याद रखना, ये हमेशा वन होती है। ये हमेशा कितनी होती है? वन होती है। इस बात को हमेशा याद रखना। इसके बाद मैं तीसरा फॉर्मूला आपको बताना चाहता हूं, लॉग एम डॉट एन। ये किसके बराबर होता है? ये होता है लॉग एम प्लस लॉग एन के बराबर। मैं आपके उसके बाद बताना चाहता हूं, लॉग एम बाय एन किसके बराबर होता है? लॉग एम माइनस लॉग एन के बराबर। इसके बाद बेहद इंपॉर्टेंट जो यूज हुआ है, टेट एग्जाम में पूछा गया है, दैट इज लॉग एम के सर के ऊपर एन। हमेशा याद रखना, ये सर वाली वैल्यू है ना, ये पीछे आ जाती है। दैट इज एन लॉग एम हो जाता है। कई बार ऐसे एन लॉग एम लिखा होगा तो इसे आप लॉग एम की पावर एन लिख सकते हो। इसका बड़ा यूज केस है एग्जाम में, इसके ऊपर क्वेश्चन बने हैं ऑलरेडी। जब अब हम पीवाईक्यू करना स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको चीजों का अच्छे से आइडिया लगेगा कि हाँ, यहाँ पर ये वाले फॉर्मूला जो है यूज हो रहे हैं। ये लॉग से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला थे जो आपको पता होने चाहिए। अब मैं डेरिवेटिव से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले बताऊंगा जो आपको पता होने चाहिए। जो बेसिक फॉर्मूले हैं ना, वो तो आप सारे जानते हो, जैसे कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये आप सभी जानते हो, ये होता है कॉस एक्स, है ना। डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये आप सभी जानते हो, ये होता है माइनस साइन एक्स, है ना। डी डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स, ये आप सभी जानते हो किसके बराबर होता है? सीकेंट स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। ठीक है, आगे चलिएगा। डी डी एक्स ऑफ कोटेंजेंट एक्स, ये होता है माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसके आगे चलूंगा। डी डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स, ये होता है सीकेंट से शुरू, सीकेंट एक्स डॉट टेंजेंट एक्स। इसमें दो वैल्यू आती है। ये हो गया सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ। फॉर्मूला देखना, डी डी एक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स, ये होता है माइनस कोसिकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स। इसमें भी याद करने की एक शॉर्टकट ट्रिक आपको बता देता हूं। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट होगा, किससे? सी से, वो हमेशा नेगेटिव में जाएगा। देखना ध्यान से, तो इसमें कंफ्यूजन फिर नहीं रहता कि कहां पर नेगेटिव लगता है। देखो, सी से स्टार्ट, नेगेटिव वैल्यू, सी से स्टार्ट, नेगेटिव वैल्यू, सी से स्टार्ट, नेगेटिव वैल्यू। तो ये चीज याद रखना, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट होता है उसकी नेगेटिव वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। ठीक, इसके बाद आगे वाला फॉर्मूला देखिएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ये तो आप सभी जानते हैं, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। यहां पर मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा कि डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि अभी तक कभी भी टेट एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं, पढ़ेंगे भी नहीं।
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए इतना। इसके बाद डी डी एक्स ऑफ यू वी मतलब फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, तो ये आप सभी को पता है, फिर भी रिकॉल करने के लिए बता देता हूं। फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ये होता है डेरिवेटिव का नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है। ठीक है, बाकी इसे बोलते क्या है, इसे बोलते हैं लेबिन्स, लेबिनिज प्रोडक्ट रूल जो है ये कहलाता है। बाकी इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आपको जस्ट इसका फॉर्मूला जो है पता होना चाहिए। आगे सुनिएगा ध्यान से। कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, हो सकता है कभी एग्जामिनर पूछ ले, तो ध्यान से सुनना। व्हाट आर इनडिटर्मिनेट फॉर्म, किन्हें किस टाइप के फॉर्म को इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं? जीरो ओवर जीरो, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, ठीक है, जीरो की पावर जीरो, उसके बाद एक की पावर इन्फिनिटी, जीरो मल्टीप्लाई बाई इन्फिनिटी। ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कभी सॉल्व नहीं होती, जो डिफाइंड नहीं होती, इन्हें कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये भी आपको जो है पता होना चाहिए। इसके बाद आगे चलिएगा, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये होता है एक बटे एक्स के बराबर। एक सेकंड दीजिएगा। डी डी एक्स ऑफ जो लॉग एक्स है ये होता है एक बटे एक्स के बराबर। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स होता है एक्सपोनेंशियल एक्स के बराबर। डिफरेंशिएशन ऑफ ए की पावर एक्स, ए, ये ए है, ए मतलब कोई कांस्टेंट होगा, जैसे डी डी एक्स ऑफ तीन की पावर एक्स, उसका कोई फार्मूला नहीं, तो वो होता है ए की पावर एक्स लॉग ए। इसका मैं एग्जांपल दे देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। डी डी एक्स ऑफ तीन की पावर एक्स, ये होगा तीन की एक्स लॉग तीन, किसके बराबर होगा? ये तीन की पावर एक्स लॉग तीन के बराबर होगा। तो डिफरेंशिएशन से ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं और आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद बात आएगी इंटीग्रेशन की, ध्यान से सुनना। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को और क्या कहा जाता है? इंटीग्रेशन को कहा जाता है डेरिवेटिव का उल्टा, यानी एंटी डेरिवेटिव। तो इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव। अब मैं ये बताना क्यों जरूरी था आपको, क्योंकि मैं आपको बताऊं एक बार, ईयर मुझे याद नहीं है लेकिन क्वेश्चन पीवाईक्यू मैंने एनालाइज किए हैं। एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x, क्या मुझे बताओगे एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x क्या होगा? जल्दी कमेंट करें। इंटीग्रेशन ही एंटी डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव इज दिस, एंटी डेरिवेटिव इज उसका उल्टा यानी कि इंटीग्रेशन। तो मैं लिख भी देता हूं यहां पर, डी डी एक्स होता है एक बटे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x। मैं सभी से पूछ रहा हूं, प्लीज कमेंट करें। उस हिसाब से मैं फॉर्मूला लिखवाना चाहता हूं कि मुझे सारे लिखवाने पड़ेंगे या आपको कुछ पता है इंटीग्रेशन से रिलेटेड, तब पूछा मैंने। ये याद रखना, ये होता है उल्टा, या इंटीग्रेशन होती है एक बटे डी बाई डी एक्स। सिंपल याद रखना कि डेरिवेटिव का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। चलिए मैं आपको फॉर्मूले लिखवा देता हूं, कोई बात नहीं, पढ़े नहीं होते स्किप हो जाते हैं माइंड से। चलें ध्यान से देखेंगे, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले थोड़े से इससे अलग है और पूछा गया है एग्जाम में, एक आधा क्वेश्चन आ सकता है कभी कभार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स, याद रखना ये डेरिवेटिव का उल्टा होता है, डेरिवेटिव का उल्टा होता है। इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है क्या? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स विद नेगेटिव साइन, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, यहां पर देखो डिफरेंशिएशन नेगेटिव थी, यहां पर होगी पॉजिटिव, साइन एक्स प्लस सी, ये याद रखना। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ सिकेंट स्क्वायर एक्स, सिकेंट स्क्वायर एक्स होती है टेंजेंट एक्स प्लस सी। नेक्स्ट देखना, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, कोटेंजेंट एक्स प्लस सी। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है माइनस कोटेंजेंट एक्स प्लस सी। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सिकेंट एक्स डॉट टेंजेंट एक्स, ये होता है सिकेंट एक्स के बराबर। वही फॉर्मूला लिखवा रहा हूं जो टेट के लिए इंपॉर्टेंट, अदरवाइज इंटीग्रेशन में जब कमीशन में आप पढ़ोगे लगभग यहां पर कम से कम 100 से 150 फॉर्मूला मैं आपको लिखवाऊंगा जब कमीशन की बारी आएगी। अभी जस्ट जो ऊपर ऊपर वाले फॉर्मूला है वो आपको मैं लिखा रहा हूं।
ठीक है, कौन सा बच गया अब हमारे पास? साइन हो गया, कॉस हो गया, सीकेंट स्क्वायर हो गया, कोसेकेंट स्क्वायर हो गया, सीकेंट एक्स हो गया, टेंजेंट एक्स हो गया। ठीक है, ये मेजर फॉर्मूला है, इसमें इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स नहीं होती, याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ कोटेंजेंट एक्स नहीं होता। ठीक है, उसके लिए डिफरेंट फॉर्मूलाज आते हैं सॉल्व करने के लिए। आपका जो मेजर काम पूछा जाएगा इन दो के ऊपर पूछा जाएगा, इससे ज्यादा टिपिकल आपको नहीं आएगा। फिर भी मैंने आपको चीजें लिखवा दी यहां पर, फिर भी मैं आपको इंटीग्रेशन का एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मैं हो जाऊंगा साइड, अभी मैं टाइम दूंगा, मैं सब कुछ लिखवा दूंगा, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लेना प्लीज। ठीक है, देखिएगा, मैं आपको सारी चीजें लिखवाना लिखवाऊंगा अभी बाद में। उससे पहले मैं किसका आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं जो एग्जाम में पूछा गया था और वहां पर गलती लगने के चांसेस है। जैसे कि एग्जाम्पल सुनना, आपको आया था एग्जाम में एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x और इट में भी साइन 5x। आप मुझे इसका आंसर देना प्लीज। फॉर्मूला आपके सामने है, अब आप मुझे इसका आंसर देना कि इसका आंसर कितना आएगा, कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x क्या होगा, बताना आंसर मुझे इसका। अब आंसर्स आपके सामने हैं, फॉर्मूलाज आपके सामने हैं, जल्दी बता दो। देखो ध्यान रखना। यस, बिल्कुल ठीक। बस यही पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, कभी भी इसकी इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x मत कर देना, क्यों? गलत हो जाएगा, देखना ध्यान से। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x एक्चुअल में होती है कॉस ऑफ 3x विद नेगेटिव साइन, लेकिन यहां पर याद रखना एंगल 3x है तो डिवाइडेड बाय होता है ddx ऑफ ये जो एंगल होता है। यहां पर हम डिवाइडेड बाय x इसलिए नहीं करते क्योंकि 1 आता है। एक्चुअल जो फार्मूला रहता है वो ये रहता है कि जो इसके साथ एंगल लगा है ना उससे डिवाइड भी करना है, जो एंगल लगा है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना है, तो ये बन जाता है माइनस कॉस 3x डिवाइड बाय 3। इस चीज का खास ख्याल रखना एग्जाम में, अदरवाइज गलती लग सकती है। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कॉस ऑफ 6x हो गया, कॉस की इंटीग्रेशन आपको पता है प्लस में होगी, साइन ऑफ 6x डिवाइड बाय, आपको पता है ddx ऑफ दिस 6x लेना पड़ेगा साथ में, जो होगा 6 और प्लस c। इस c को मत भूलना, अगर ऑप्शन में होगा तो सी वाले के साथ जो है आपने जाना है। ठीक है, साइन 6x/6 प्लस सी, ये आपका सही आंसर होगा। अब यहां पर दो चीजें और आपको बताना चाहता हूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन एक्स की एन, ये होती है एक्स की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। ठीक है, एक और देखिएगा, इससे थोड़ा सा अलग है, e की पावर log a, ये किसके बराबर होता है? इसके ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है टेट एग्जाम में, तो बताना जरूरी है। ए की पावर लॉग ए किसके बराबर होता है? याद रखना, इट इज ऑलवेज इक्वल टू दिस ए। ए की पावर लॉग ए हमेशा उस ए के बराबर होता है जो ना पीछे कोई इंटीग्रेशन है, या एक्सपोनेंशियल की अपनी प्रॉपर्टीज है। इसका एक एग्जांपल देता हूं, इसका एक एग्जांपल देता हूं, आप समझोगे। ए की पावर लॉग, एक सेकंड दीजिएगा, ए की पावर 5 log x, ये पूछा जा सकता है कि इट इज इक्वल टू, अब आपको पता है m log n, अभी फॉर्मूला बताया मैंने आपको, कहां पे है? m, देखो n log m, log m की पावर n, यानी इस वैल्यू को सर के ऊपर लिख सकते हैं, मतलब इसे मैं लिख सकता हूं e की पावर log x की 5। अब हमें पता है e की log a, ये सिर्फ ये वाली वैल्यू रहती है, दैट इज x की पावर 5 विल बी अवर राइट आंसर, विल बी अवर राइट आंसर। इज दैट क्लियर? ये कुछ फॉर्मूला थे जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, आपको पता होने चाहिए। ठीक है, यहां पर एक दो फॉर्मूले और रह गए हैं अभी, देखिएगा 23 है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ये होता है log ऑफ x प्लस सी के बराबर। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx किसके बराबर है? log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस सी के बराबर। इसके साथ
एक सेकंड और दीजिएगा, इसे अब मिटा देता हूं, ये तो आप समझ गए होंगे। देखिएगा इसके बाद इंटीग्रेशन ए की एक्स, डिफरेंशिएशन भी ए की एक्स, इंटीग्रेशन भी ए की एक्स, तो क्या होगी, ये हमारे पास होगी ए की एक्स डिवाइड बाय लॉग ए प्लस सी। ये वाले जो फॉर्मूलाज है ना, ये डायरेक्ट पुट हो जाते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला ही। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब एक और बच जाता है, उसे भी लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ए की एक्स, ये ए की एक्स ही रहेगा, प्लस सी हो जाएगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मुझे यह स्टेप कर दीजिएगा, तो फिर मैं आगे चलूं। ले लीजिएगा फटाफट। वैसे नोट डाउन भी कर लेना, हो जाएगा तो यह स्टेप कर दीजिएगा, फिर आगे चलूंगा। ठीक है, ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, ये वो फार्मूला हैं जिन्हें पढ़े बिना एग्जाम में मत जाना, इन्हें पढ़े बिना एग्जाम में मत जाना। मैंने जस्ट ऊपर ऊपर वाले फार्मूला लिखवाए हैं जो टेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं। अब हम थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बीच में मैं कुछ फार्मूला और लिखवाऊंगा आपको स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन यानी 2D ज्योमेट्री से, वहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है स्लोप के ऊपर, वो थोड़ी देर में लिखवाऊंगा। उससे पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, बेहद जरूरी वो फॉर्मूला रहने वाले हैं, उसके ऊपर भी टेट एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे पहला एक क्वेश्चन मैं आप ही को करने को दे देता हूं। क्वेश्चन है, कोटेंजेंट ऑफ थीटा 24/7, यू हैव टू कैलकुलेट सेकेंड थीटा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता ये होना चाहिए कि कैसे जो है ना सॉल्व किया जाता है। कीजिएगा जल्दी। ये क्वेश्चन डिपेंड करेगा हमारा किसके ऊपर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के ऊपर। उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है इसे सॉल्व करना है। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं अभी, ये सारे ऑलरेडी पूछे गए हैं डाटा एग्जाम में, ताकि आपको ये आइडिया लगे कि +1 +2 के जो फॉर्मूला हमने पढ़े भी, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे क्या जा रहे हैं हमसे, उनका लेवल क्या है। जस्ट ये आपको आइडिया देना है इस क्लास का मतलब। जल्दी से बताएं। कोटेंजेंट थीटा आपके पास 24/7 है, सेकेंड थीटा आपसे पूछा है। अब देखना कैसे स्टेप के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आप सभी जानते हो इस फार्मूला को, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कोई ऐसा एस्पायरेंट जिसको ये वैल्यू पता ना हो, जिसको ये फार्मूला पता ना था, है ना। देखो हमको बोला है कोटेंजेंट थीटा, ये होता है कोटेंजेंट, जो होता है बेस बटे परपेंडिकुलर, जो होता है 24/7। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। हमसे पूछा है सेकेंड थीटा, दिस इज हमारा सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा होता है हाइपोटेन्यूज बटे बेस, बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का, 25/24। ठीक है, हमें सबसे पहले हाइपोटेन्यूज निकालना, आप सभी जानते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, यहां से क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है ये बेस का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर नहीं माफ कीजिएगा, बेस भी हमारे पास है, पी भी हाइपोटेन्यूज ही हमें निकालना है। 24 576 जमा 7 7 49 अंडर द रूट में सीधा कर रहा, कितना हो गया ये, 6 6 12 3 15, 7 4 11 और 1 12, 5 और 6 अंडर द रूट दैट इज इक्वल टू 25। तो ये आ गया 25/बेस 24 विल बी राइट आंसर। इज दैट क्लियर। ऐसा अब एग्जामिनर साइन थीटा निकालने को पूछ सकता है, कॉस थीटा निकालने को पूछ सकता है। आपका मेजर काम है इस वाली इक्वेशन का अप्लाई करना, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। फिर एग्जामिनर आपसे इसको पूछे, इसको पूछे, इसको पूछे, हमें फर्क नहीं पड़ता। आपके पास हाइपोटेन्यूज निकलना चाहिए, बेस निकलना चाहिए, परपेंडिकुलर निकलना चाहिए, काम होता है। फिर यहाँ पर एग्जामिनर साइन थीटा दे, कॉस थीटा दे, हमें फर्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड डेरिवेटिव पूछा गया है एक बार,
सेकंड डेरिवेटिव ऑफ log x। डबल डेरिवेटिव मतलब एक बार डेरिवेटिव करो फिर दूसरी बार करो उसका, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, करवाऊंगा मैं सीधा। देखो डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स ये होता है 1/x। अब इसका डिफरेंशिएशन अगेन, तो इसे क्या लिखूंगा आपकी सहूलियत के लिए, x की पावर -1। ये हो जाएगा -1 x की पावर -1 -1 x की पावर -2 -1/x² विल बी राइट। मैं चाहता सीधा भी कर सकता था, लेकिन मैंने हर स्टेप लिखा ताकि आपको ये चीज पता लग जाए। देखो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगा, x की पावर n था, n x की पावर n-1। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और इसके बाद जो क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको करवाया कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x, वो क्वेश्चन भी पूछा गया था। दैट इज -cos 3x डिवाइड बाय 3 प्लस c विल बी राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड आई एफ। व्हाट इज दिस आई एफ? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। ध्यान से देखिएगा, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई इट इज इक्वल टू 2x²। ये क्वेश्चन भी टेट एग्जाम में आया हुआ है, करवाया है मैंने कल। बताइएगा आंसर इसका मुझे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका है एक्स डी वाई ओवर डी एक्स का माइनस वाई इज इक्वल टू 2x² का। बताओ, कीजिएगा कीजिएगा। ये वो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो छुटपुट टॉपिक से आते हैं, लेकिन इनको एक 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 नंबर छोड़कर 5 से 10 नंबर का गैप डाल देते हैं। समझ रहे हो आप मेरे बात? ये वो क्वेश्चन है। हाँ, हम ये भी छोड़ दिया, ऐसा कोई एक छुटपुट और छोड़ दिया, कोई और छोड़ दिया, इकट्ठा होते होते 30 में से टारगेट रहता था कि 29 से 30 आने चाहिए मैथमेटिक्स में, पहुंच जाते हैं 22 या 19 के ऊपर, जो बहुत गलत बात है। इसलिए हर क्वेश्चन को जो ऐसा छुटपुट है उसको कमजोर मत समझना। एक 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 नंबर मिलकर 5 नंबर ज्यादा हो जाते हैं, 5 नंबर कम हो जाते हैं। तो हर क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर इतनी डिटेल से आप पढ़ रहे हो, इतनी डिटेल से आप हर क्लास लगा रहे हो, तो यही डेडिकेशन एग्जाम तक रखनी है। देखो क्या करना था क्वेश्चन में, जब अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला क्वेश्चन मैंने बताया था, सबसे पहली बात डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ इसे कंपेयर करना था, जो क्या थी, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। थी या नहीं? ठीक है। -1/x माइनस, चेक करूंगा मैं आंसर आपका ठीक है, बस नेगेटिव साइन में गड़बड़ है ना, प्लस में होना चाहिए, माइनस नहीं आना चाहिए था। x की पावर -1 था, ये 1/x आना था। देखेंगे, देखो ध्यान से, सबसे पहले इससे कंपेयर करेंगे, नो डाउट। अब देखेंगे क्या इक्वेशन ऐसी है, जी नहीं, इक्वेशन ऐसी नहीं है, हमें बनाना पड़ेगा। देखो क्योंकि यहाँ पर x है, हमें ऐसी चाहिए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय दिस टर्म x। दोनों तरफ x से डिवाइड करूंगा, क्या निकलेगा, देखो, dy ओवर dx माइनस y ओवर x विच इज इक्वल टू 2x। नाउ वी कैन कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस। व्हाट इज हियर p? p यहां पर -1/x। व्हाट इज हियर p? p यहां पर -1/x। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर? याद करना, e की इंटीग्रेशन p डॉट dx करूंगा मैं, e की इंटीग्रेशन -1/x dx। अभी आपको इसका फॉर्मूला बताया था। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x? जल्दी बताना। इट इज x के पावर -2/2 और समवन एल्स। जल्दी बताओ। वट सभी से पूछ रहा हूं मैं, जिन्होंने आंसर कर दिया ऑलरेडी वो आंसर मत कीजिएगा प्लीज। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx? अभी मैंने फॉर्मूला करवाया, प्लीज याद करना इन फॉर्मूला को, बहुत जरूरी है। ये बनेगा -log of x, -log of x। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज log of x। अभी मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया, n log m की पावर n। इसे मैं क्या लिख सकता हूं, e की पावर log x की पावर -1। इस -1 को x के सर के ऊपर लेके जा सकता हूं।
अगेन मैंने एक और फार्मूला बताया था, e की log a दैट इज a, जो होगा x की पावर -1 के बराबर, जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/x विल बी राइट आंसर। दिस इज मेरा क्या, दिस इज मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी पीवाईक्यू में पूछा गया। देखो मैंने जो फार्मूला लिखवाए हैं, मुझे कोई शौक नहीं लगा है उन फार्मूला को लिखवाने का, उसके ऊपर क्वेश्चन बने हैं इसलिए आपको लिखवाए हैं। चॉइस नहीं है, उन फार्मूला को छोड़े ना छोड़े, मस्ट है, पढ़कर जाना पड़ेगा एग्जाम में, फिर क्वेश्चन आए वहां से या नहीं आए, पढ़कर वो जाना पड़ेगा। ठीक, आगे क्वेश्चन लूंगा आपके लिए। ये क्वेश्चन भी पीवाईक्यू का ही है जो अभी करवाने जा रहा हूं। आपको एग्जाम में दिया था वर्टिसेस +-5,0 एंड फोकाई +-4,0। You have to find out equation of ellipse। अब ये तो हो जाना चाहिए, क्वेश्चन करवाया है ऐसा, आंसर लिखने के लिए इक्वेशन मत लिखना पूरी, बस कंटिन्यूसली लिख देना कि एक्स स्क्वायर के नीचे क्या आएगा, वाई स्क्वायर के नीचे क्या आएगा, बाकी इक्वेशन आप सभी जानते हैं क्या होती है। इक्वेशन में लिख भी देता हूँ, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर जब वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1। आपने मुझे ये वैल्यू बतानी है जस्ट लिख के, क्योंकि देखो इक्वेशन पूछी है इलिप्स की आपसे, है ना, तो इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, और एक इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर बटे बी स्क्वायर जब वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1। तो आपने मुझे बता देना कि पहली इक्वेशन है या दूसरी इक्वेशन है, और साथ में उनकी वैल्यूज। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी टेट एग्जाम में पूछा गया। अगेन कहूंगा, ये वो छोटे मोटे क्वेश्चन है जो मेरिट को ऊपर, मेरिट तो चलो क्या बनती है टेट में, पर मतलब जो हमारे स्कोर को ऊपर नीचे करते हैं। जिसने ये पढ़ा है वो नंबर ले लेगा एक, जिसको पता ही नहीं वो यहां से फिर चूक जाएगा। और आप सब ने अच्छे से पढ़ा है व्हाट इज वर्टिसिस, व्हाट इज फोकाई। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखना, सभी का ध्यान यहाँ पर चाहूंगा। व्हाट इज वर्टिसिस इस केस में +-a,0। व्हाट इज फोकाई इस केस में +-a,0। यस और नो, बस इतना यस और नो करना पहले। इट इज +-a,0, इट इज +-a,0। यहां तक बताओ, यहां तक चीज क्लियर है? ठीक है, अब यहां पर एक चीज ध्यान से देखना, ए तो आ गया 5 आपके पास, ठीक है। अब कभी जैसे ए ई जो था ना आपके पास 4, ई की वैल्यू यहां से कभी मत निकालना, वो गलत हो जाता है। अगर आप ई की वैल्यू 4/5 निकाल दोगे यहां से, वो गलत हो जाएगा आपके लिए। आपने क्या करना है, जो मैंने दूसरा फॉर्मूला बताया था बी स्क्वायर वाला, उससे जो है से सॉल्व करना है। देखो इलिप्स के लिए होता था बी स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये था ना, ये फॉर्मूला था ना। इलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी 1 से छोटी थी इसलिए 1 से माइनस करता हूं, हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी थी। देखो ध्यान से, अब इसे क्या करूंगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। व्हाट इज बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है 25 माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए ई 4, 4 चौके 16 विच इज इक्वल टू 9। तो बी स्क्वायर कितना आ गया, 9 आ गया। तो मेरी इक्वेशन क्या है, ए बड़ा था, तो ये वाली इक्वेशन होगी नहीं। दिस इक्वेशन आंसर इज एक्स स्क्वायर बटे 25 जब वाई स्क्वायर बटे 9 इट इज इक्वल टू 1। दिस विल बी माई इलिप्स की इक्वेशन। ये मेरी किसकी इक्वेशन है, इलिप्स की इक्वेशन है। तो ये क्वेश्चन आपसे टेट एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं, एक नजर फिर से मार लो, देख लो। ट्रिग्नोमेट्री वाले पोर्शन से ऐसा क्वेश्चन भी आया है, हो सकता है आ जाए। इंटीग्रेशन में ज्यादातर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्वेश्चन पूछा गया है, नॉर्मल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बता दो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x बता दो, ये क्वेश्चन पूछा गया है। डेरिवेटिव का सिंपल डेरिवेटिव पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालो, लॉग एक्स का निकालो, एक ही एक्स का निकालो, तो वो फॉर्मूला मैंने बताए हैं। बाकी ये तो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स के ऊपर क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, वो दे देंगे एक वैल्यू, वर्टिसेस दे देंगे, फोकाई दे देंगे, इक्वेशन पूछ लेंगे, या वट एवर इट इज,
लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछ लेंगे। आपका मेजर काम है ए को निकालना, बी को निकालना। अब मैं आपको बताऊंगा 2D ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पढ़ना जरूरी है। अगर मैं बात करूं ये कौन से टॉपिक हैं, ये है +1 क्लास में 2D ज्योमेट्री का टॉपिक, यानी कि स्ट्रेट लाइन का टॉपिक। 6 और 7 चैप्टर आई थिंक होगा ये, वहां से क्वेश्चन बने हैं लेकिन डिटेल में नहीं है। आपने सिर्फ दो चीजें यहां पर पढ़नी है और वो है स्लोप के बारे में। ध्यान से सुनना। सबसे पहले स्लोप डिनोट किया जाता है एम से। इसके निकालने के तीन फॉर्मूले हैं टैट एग्जाम में, एक बारे में एक ही तरीके से पूछा गया है। मैं तीनों बता रहा हूं, हो सकता है हमसे कुछ और पूछ ले। उसमें मैं ये भी बताऊंगा आपको कि टैट में पूछा क्या गया है, तो आपने सबसे ज्यादा याद क्या करना है। स्लोप को एम से डिनोट करते हैं। हो सकता है एग्जामिनर कभी वहां पर मेंशन ना करे स्लोप, सीधा एम लिखेगा, तो समझना पड़ेगा। अगर कभी थीटा दिया गया हो, स्लोप होती है टेंजेंट थीटा। अगर ये थीटा गिवन हो, पहला फॉर्मूला थीटा गिवन हो, स्लोप निकालनी टेंजेंट के साथ। सीधा पूछा जाएगा कि द एंगल बिटवीन टू लाइन इज 30 डिग्री, व्हाट इज माई स्लोप। स्लोप क्या होगी, दैट इज टेंजेंट 30 डिग्री होगी, याद रखना। दैट इज कितना आया टेंजेंट 30 डिग्री, 1/√3, या कितना आया टेंजेंट 30, 1/2 और 1/√3। द एंगल बिटवीन टू लाइन इज 45 डिग्री, व्हाट इज स्लोप, कमेंट करो। एंगल बिटवीन टू लाइन इज 45 डिग्री, व्हाट इज स्लोप। एक बिल्कुल सही बात है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा, स्लोप होता है dy/dx। दूसरा स्लोप क्या होता है, dy/dx। जब फंक्शन कुछ ऐसा दिया गया हो, y इज इक्वल टू 3x² + 4। सिंपल क्वेश्चन आएगा, बताओ स्लोप, बताओ स्लोप एट 2, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो पता तो हो स्लोप है क्या। यहां पर टेन थीटा का फार्मूला नहीं लगेगा, यहां पर लगेगा ये dy/dx। दिस इज आल्सो माई स्लोप। ये होगी 3×2=6x, 0। हमसे पूछा एट टू, तो ये हो जाएगी 6×2=12। ये मेरी स्लोप आई, ये मेरी क्या आई, स्लोप आई। y 9x² + 2x। बताओ इसकी स्लोप एट x इज इक्वल टू 1। वैल्यू ऐसी आएगी x1, x2, x3। जल्दी से इसकी वैल्यू बताओ स्लोप की। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं टेट एग्जाम में, बड़ा जरूरी है पढ़ना आपको ये। दिस इज कोई फंक्शन होगा, सीधा पूछा जाएगा व्हाट इज इट्स स्लोप एट x इक्वल टू 1, या सिंपल स्लोप ही पूछ सकते हैं, तो देन वैल्यू पुट नहीं करनी है। 20, देखो सीधा करूंगा, 9×2 = 18x + 2, 18 + 1 18 + 2 हो गया 20। तो इस केस में 20 हमारी स्लोप आई। ये दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला स्लोप का, माइनस कॉफिशेंट ऑफ x/, कॉफिशेंट ऑफ y। अब इसको यहां मत अप्लाई कर देना, समझना कहां पर कौन सा फार्मूला लगता है। ठीक है, माइनस कॉफिशेंट ऑफ x/, कॉफिशेंट ऑफ y इज आल्सो ए स्लोप। कब, जब गिवन इस तरीके की इक्वेशन होगी, 3x + 2y + 4 इट इज इक्वल टू 0। कुछ इस तरीके की इक्वेशन होगी और आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज इट्स स्लोप। इसकी स्लोप होगी माइनस कॉफिशेंट ऑफ x/, कॉफिशेंट ऑफ y। समझ गए बात मेरी। हाँ, यहां पर अगर मान लो माइनस है, तब अपने फॉर्मूला के ऊपर स्टिक रहना है। जैसे m माइनस कॉफिशेंट ऑफ x/, कॉफिशेंट ऑफ y -2, जो बन गया कितना, जमा का 3/2। इज दैट क्लियर। आगे ध्यान से सुनिए, ये तीन फॉर्मूला स्लोप के बताए। इसके बाद, इफ टू स्लोप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर कोई दो स्लोप परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, देन कंडीशन m1 m2 -1 के बराबर। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि अभी तक टेट एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ ये पूछा गया है और ये पूछा गया। ये दो चीजें पूछी गई है। अगर ये दो पूछी गई हैं तो हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए, हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए। और ये तो मतलब इतना इंपॉर्टेंट है
कि अभी माइंड के अंदर घुसा दो इसको, अगर कोई दो स्लोप परपेंडिकुलर है, दोनों का प्रोडक्ट -1, यहां से ये कंडीशन भी पूछी जाती है, सिंपल दो वैल्यू भी पूछी जाती है। फॉर एग्जाम्पल कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि देयर आर टू लाइन विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, बताओ स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। समझे क्वेश्चन आप, क्या कहा मैंने, दो लाइन है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इस लाइन की स्लोप 2 है, दूसरी की क्या होगी। आपको फॉर्मूला पता था कि m1 m2 -1 कब, जब दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। बिल्कुल सही जवाब, m1 क्रॉस 2 -1, तो m1 कितना आ गया, -1/2, विल बी राइट आंसर। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, 2x plus 3y plus 9 it is equal to 0. Find out the slope of that line which is normal to this line, which is perpendicular to this line. तो सबसे पहले इसकी स्लोप m1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। नाउ यू नो इट वेरी वेल, दूसरी लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है उसका प्रोडक्ट इसके -1 के बराबर, m2 -1 बटे -2/3, तो m2 कितना आ गया, 3/2 आ गया। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए स्लोप निकालना पहले बताया मैंने, देन उसके ऊपर कंडीशन। अगर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल होंगे, m1 इज इक्वल टू m2, दोनों स्लोप बराबर होंगे, पैरेलल होंगी, दोनों स्लोप बराबर होंगी। देर आर टू लाइन विच आर परपेंडिकुलर, माफ कीजिएगा, पैरेलल टू ईच अदर, पहले के स्लोप है हमारे पास दो, मुझे बताओ दूसरे की क्या होगी। एक स्लोप हमारे पास दो है, मुझे बताओ दूसरे की क्या होगी। पैरेलल है लाइन, जल्दी बता। ठीक, दैट इज 2। तो इसमें भी मैंने बता दिया मेजर कौन से फार्मूले, ये दो, परपेंडिकुलर दोनों का प्रोडक्ट -1, पैरेलल दोनों का बराबर, और थीटा है टेंजेंट थीटा। अगर डिफरेंशिएशन इस तरीके का है कोई, तो dy/dx करना पड़ेगा। अगर सिंपल ऐसी इक्वेशन है देन दिस। इसके ऊपर भी टेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ये याद रखना। अब इसके बाद बताऊंगा आपको सेट से रिलेटेड, ध्यान से सुनना। सेट से भी क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, बस सिंपल ये आया है कि कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे, कितने नंबर ऑफ प्रॉपर सेट होंगे, लाइक दैट। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लिखवाऊंगा, ध्यान से सुनना। सेट सभी को पता है क्या होता है, जैसे कि ये है सेट, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें है 4। अब जरूरी नहीं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ABCD, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4, इसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द सेट, इसे बोलते हैं ऑर्डर। ऑर्डर इस सेट का पूछा जाए 4, ऑर्डर इस सेट का पूछा जाए 1 2 3 4 5 6, ये आएगा 6। समझ गए इतना तो, ऑर्डर पूछा जाएगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करने हो जाएगा। आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दिस सेट, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ सबसेट, सिंपल याद रखना, 2 की पावर n, 2 की पावर 4, मैं इस एग्जांपल को लेके चलूंगा, जो कितने हो गए, 2 2 4 2 8 2 16 हो गए। नंबर ऑफ सबसेट पूछा जाएगा, क्या पूछा, नंबर ऑफ सबसेट। अब ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, मैं बड़ी डिटेल से नहीं बता रहा हूं, डिटेल से बताने की यहां पर बात नहीं है, अदरवाइज फिर मेरे को सेट भी लिखवाने पड़ेंगे आपको कि कौन कौन सा सेट है, तो उतना डीप टेट एग्जाम में पूछा नहीं जाता, वो आप कमीशन के लिए पढ़ोगे। मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूं कि किस फॉर्मूला से क्वेश्चन बन रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर ऑफ सबसेट होते हैं 2 की पावर n, जहां पर n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ दैट सेट। ठीक है, बाकी जब कमीशन में पढ़ोगे देन कार्डिनल भी पढ़ोगे आप इसको, कि ऑर्डर ऑफ सेट को कार्डिनल भी कहते हैं, कार्डिनल नंबर भी कहते हैं, लेकिन वो बाद की बात है। नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट कितने होते हैं, मैं आपको इसको समझा कर बता देता हूं। जितने भी सबसेट होते हैं, सबसेट के अंदर फाइव सबका सबसेट होता है, दैट इज अ एम्प्टी सेट, फाइव इज अ एम्प्टी सेट। उसको माइनस करना पड़ता है,
तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है 2 की पावर n-1, दैट इज 16 - 1, दैट इज 15। पॉइंट समझना ये, क्रैम करने की जरूरत नहीं कि -1 क्यों किया। -1 हमने इसलिए किया कि जो नॉन एम्प्टी पूछा था, फाइव भी सबसेट है सभी का, तो सब फाइव को माइनस करना पड़ेगा, इसलिए -1 कर दिया, क्योंकि वो एक डिजिट है हमारे पास फाइव। तो इसलिए नॉन एम्प्टी सबसेट का फार्मूला क्या बन गया, 2 की पावर n-1। अब ध्यान से सुनना, पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं। पावर सेट वो सेट होता है जिसमें सारे नंबर ऑफ सबसेट होते हैं। तो पावर सेट के एलिमेंट भी पूछे जाए, इट इज इक्वल टू 2 की पावर n विद बी और आंसर। पावर सेट में कितने होंगे, 2 की पावर n होंगे, या पावर सबसेट भी इसे कहा जा सकता है। समझना, क्वेश्चन में पूछा गया है, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है प्रॉपर सबसेट कितने हैं। ध्यान से सुनना, प्रॉपर प्रॉपर सबसेट कितने हैं। प्रॉपर सबसेट भी इसके बराबर होते हैं, क्यों, जो भी सबसेट निकलते हैं वो निकलता है सम ऑफ प्रॉपर सबसेट प्लस इम्प्रॉपर सबसेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट होता है वो सेट खुद, इसलिए वहां पर भी -1 करना पड़ता है। जैसे कि अगर इसके मैं पूरे सबसेट लिखने चलूं ना, तो ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ए बी, ए सी, ए डी, फिर ए बी सी, बी सी डी, ये सारे सबसेट हैं। तो प्रॉपर सबसेट वो होते हैं जिसमें ये वाला सेट नहीं होता। ये जो सेट होता है खुद, खुद वो अपना ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है। अगर मैं बात करूं, इसे ही इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। तो आपको बड़ी डिटेल में अगेन कहूंगा, समझा मैं रहा हूं, डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं, सिंपल याद रखना। नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n, पावर मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट 2 की पावर n। नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट -1 करना है, क्यों, क्योंकि फाइव को माइनस किया। प्रॉपर सबसेट में याद रखना उस सेट को माइनस करना है, क्योंकि वो इम्प्रॉपर होता है, तो उसको माइनस करना है। हाँ, एग्जामिनर पूछ ले कि इसके सबसेट में कितने नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट हैं, जल्दी बताओ। इस सेट के जो भी सबसेट मैं लिखूंगा उसमें कितने नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट हैं वो बताओ। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं आपको सबसेट लिखने का, ताकि चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। ये होता है कोई सेट, इसके सबसेट होंगे सबसे पहले फाइव, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए बी, फिर ए सी, फिर बी सी, फिर ए बी सी। 2 की पावर 3 होंगे ये, तो टोटल होने चाहिए 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने आए इसके, 8 है। अब ध्यान से सुनना, ये था, ये क्लियर हो गया। इसी को कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन इट्स पावर, मतलब टोटल कितने हैं, 8 आ गए, वो सबको आपको पता लग गया, 2 की पावर n। अब अगर आपसे मैं पूछूं प्रॉपर, प्रॉपर याद रखना ये सारे प्रॉपर हैं एक्सेप्ट दिस। सेट खुद का इम्प्रॉपर सबसेट होता है। अगर मैं पूछूं इसके इम्प्रॉपर सबसेट कितने हैं, एक, कौन, द सेट इटसेल्फ। ठीक है, ये माइनस किया, इसलिए फार्मूला बना 2 की पावर n-1। ठीक है, अगर इसके मैं आपसे पूछूं प्रॉपर सबसेट, तो ये आएगा, देखो, 2 की पावर 3 - 1, 8 - 1, दैट इज इक्वल टू 7। यहीं पर मैं पूछूं नॉन एम्प्टी सबसेट, तो देखो एम्प्टी सबसेट होता है ये, उस केस में ये माइनस होगा, ये सारी वैल्यू आ जाएंगी, तो अगेन फार्मूला यही बन जाता है, 2 की पावर 3 - 1, 8 - 1, दैट इज इक्वल टू 7। इट इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो, जल्दी बताओ। ये 3 4 पॉइंट जो यहाँ पर बताए सेट से पूछे जा रहे हैं, क्लियर हुए, फॉर्मूला क्या है क्लियर हुआ, जल्दी बताओ। ठीक। अब लास्ट एक बात बताना चाहूंगा यहां से, वो भी सुन लीजिएगा। नंबर ऑफ रिलेशन कई बार पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, कोई दो सेट गिवन होंगे, नंबर ऑफ रिलेशन दिए जाएंगे, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा, अगेन कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको। मान लो कोई सेट ए है हमारे पास, ए बी सी, कोई सेट बी है हमारे पास, ए बी, या कोई भी वैल्यू हो सकती है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसका ऑर्डर आ गया 3, इसका ऑर्डर आ गया 2। आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी या फ्रॉम सेट बी टू, इट डजेंट मैटर, आपका आंसर होना चाहिए 2 की पावर पी इंटू क्यू। जहां पर ये पी क्या है, ऑर्डर ऑफ अ सेट ए, बी क्या है, ऑर्डर ऑफ अ सेट बी, दैट इज
2 की पावर 3 गुना 2 दैट इज 2 की पावर 6 दैट इज 2 2 4 2 8 2 16 2 32 64। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज 64। एग्जाम में जो भी आज तक पूछा गया है ए बी सी डी। तो आपने मुझे आंसर देना, सेट ए है हमारे पास 1 2, सेट बी है हमारे पास 3 4, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, जल्दी बताओ कितने। यस, क्या आएगा? 2 की पावर 4 आएगा, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में ऐसा भी लिखा होता है, जरूरी नहीं इसे सॉल्व करना, ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया टेट लेवल से कि ऐसा पूछा गया है। हाँ, एग्जामिनर ऐसा भी पूछ सकता है, वो पूछेगा नंबर ऑफ रिलेशन ऑन अ सिंगल सेट, मतलब यही आपको गिवन होगा, दो सेट गिवन नहीं होंगे, सिंपल एक सेट गिवन होगा। उसका फॉर्मूला लिख लो, इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n स्क्वायर, 2 की पावर n स्क्वायर। इसे सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया। मतलब इस केस में ये क्या बना, 2 की पावर 3 का स्क्वायर। और आपको ये पता है पावर के ऊपर पावर हो मल्टीप्लाई कब होती है, और ऐसा हो तो इसे इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ये आ गया 2 की पावर 3 3 9 विल बी राइट आंसर। अगर सिंगल सेट के ऊपर पूछा गया हो, आपने मुझे इसका आंसर देना है। 1 2, बताओ। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इज 2, 2 की पावर n, इस 2 का स्क्वायर 2 की पावर 4 विल बी अवर राइट आंसर। इज दैट क्लियर? ये अगर सिंगल सेट के ऊपर ही रिलेशन पूछ लिए गए, ये सारी चीजें टीजीटी में भी पढ़ेंगे, लेकिन टेट में भी अब ये पूछी जाने लगी हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। यहां तक हर एक चीज क्लियर है? यस और नो कर दीजिएगा। तो ये कुछ वो मेजर टॉपिक है +1 +2 के, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इनका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक इसकी एक एक्स्ट्रा क्लास और लगेगी मिसलेनियस टॉपिक की। उसमें मैं आपको बताऊंगा अगर x जमा 1/x 3 है, तो x² जमा 1/x² किसके बराबर होगा। a जमा 1/a इज इक्वल टू 4 है, तो a² - 1/a² कितना होगा। a³ - 1/a³ कितना होगा। 1 11 - a/1 11 कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन भी टेट एग्जाम में पूछे गए। अच्छे से पढ़िएगा, छुट्टी है, रिवीजन कीजिएगा। आज की इस क्लास में हम इतना ही करेंगे। कहीं पे भी किसी को कोई डाउट और क्वेरी आएगी, अभी भी आप व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। किसका एग्जाम्पल दे दूं जिसको क्लास अभी छोड़ने छोड़ सकते हैं, बता दो किसका एग्जाम्पल दे दूं, जल्दी से बता दो, फिर मैं क्लास को खत्म करनी है। नेक्स्ट क्लास भी आपकी, जल्दी बता दो किसका एग्जाम्पल। लास्ट वाला, ध्यान से सुन लीजिएगा। कोई सेट ए है, A B C D, सिंगल सेल सेट के ऊपर भी आपको नंबर ऑफ रिलेशन पूछे जा सकते हैं, जरूरी नहीं दो ही सेट दिए हो। दो सेट हो तब तो मैंने बता दिया 2 की पावर P × Q, जहां पर P होगा ऑर्डर ऑफ सेट ए, Q होगा ऑर्डर ऑफ दैट दूसरा सेट बी। सिंगल के ऊपर पूछे 2 की पावर n स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है, जो होगा 2 की पावर 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर, जो होगा 2 की पावर। इसे कैसे सॉल्व करते हैं ये मुझे बताओ। यहां पर मैं 8 लिखूं या यहां पर मैं 16 लिखूं, ये आंसर या ये आंसर। ये मैंने बड़ी डिटेल से आपको एक दिन बताया भी था कि कौन सी चीजें कैसे सॉल्व होती है। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई भी आपस में होती है। आप देखने से आपको ये 16 भी लग रहा है। कौन सा सही आंसर होगा याद करना, नहीं तो वो लेक्चर वापिस से देखना। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। अभी तो मैंने क्वेश्चन करवाया, आप दो के साथ कंफ्यूज कर जाते हो, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 2 गुना 2 भी 4 होता है। मैंने आपको उस दिन फॉर्मूला बताया भी था, यस और नो करना। क्या मैंने ये बात बताई थी आपको कि A की पावर m की पावर n क्या होती है, और A की पावर m की पावर n, ये कभी आपस में बराबर नहीं होते। दीज टू आर टू डिफरेंट थिंग। आप भूल जा रहे हो चीजों को और आप ये गलती करोगे एग्जाम में। ये ऑप्शन भी मिलेगा, ये ऑप्शन भी मिलेगा, दिस इज रॉन्ग। ये कब होता, अगर ऐसा लिखा होता मैंने, देन आपका ये होता। ये है 2 की पावर 4 की पावर 2, इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है।
उनका स्केयर करते चलना है। 2 की पावर 4 की स्केयर 2 की पावर 16 होगा ये ध्यान रखो इन चीजों का, ऑलरेडी बताई गई है, प्लीज रिवाइज करो पीछे की चीज। यहाँ पर देखो, ये हो गया a की पावर m.n और ये हो गया a की पावर m की पावर n। इसे सॉल्व करो अलग से, इसे अलग से सॉल्व करो। इज दैट क्लियर? बता दो, अभी भी एक और एग्जांपल ले लूं। ठीक है, प्लीज अच्छे से पढ़िए इन चीजों को, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। तो आज की इस क्लास में इतना ही करेंगे। फिर भी डाउट होगा आपको, किसी टॉपिक पे डाउट होगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, उस टॉपिक को अगेन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज रिवीजन स्टार्ट कर दीजिएगा, फिर मैं अपने तरफ से रिवीजन स्टार्ट करवा दूंगा और पीवाईक्यू लेना स्टार्ट कर। तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।